टाटा कंपनी है वो 9 लाख से ज्यादा नौकरियां उपलब्ध कराती है। विप्रो एक छोटी यानी दुनिया में एक बड़ी आईटी कंपनी है, वो 2,31,000 नौकरियां उपलब्ध कराती है। रिलायंस 2,36,000 नौकरियां उपलब्ध कराती है। इन्फोसिस 3 लाख नौकरी उपलब्ध कराती है। और ये कितना उपलब्ध कराता है? भारत का सबसे बड़ा पूंजीपति, भारत का सबसे बड़ा खरबपति, दुनिया का सेकंड नंबर का खरबपति सिर्फ 23,000 जॉब उपलब्ध कराता है। और मोदी जो हिंदू हृदय सम्राट हैं, जिनके रहते हुए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, उनका जो नारा अभी आप ले रहे थे कि सबका साथ सबका विकास, है ना, सबका साथ सिर्फ अडानी का विकास, सबका साथ चाहिए उनको, वोट सबका साथ चाहिए, सब जो है पिए आनंद ले हिंदुत्व का, लेकिन फायदा सिर्फ अडानी का होगा। और उसके लिए वो अडानी की सेवा के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। 2018 से 2023 के बीच में 4,000 बच्चे बच्चियां छोड़ गए हैं। एक तो आईआईटी में पहुंचना, उसका एडमिशन में दाखिला लेना, एडमिशन लेना कितना मुश्किल काम होता है, उसके बावजूद 4,000 छोड़ गए हैं। और आईआईएम जो पूंजीपतियों को, जो उनको अवसर देता है, उनका मुनाफा चलाने की जो सूरी मशीन खड़ी करते हैं, वो 366 SC ST OBC के बच्चे बच्चियों ने उसको छोड़ा है। तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि ये क्या, कहां संकट पहुंचा हुआ है। सबका साथ सबका विकास क्या है शिक्षा का हाथ, खास तौर से शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड्स माइनॉरिटी को लेकर देश में राजनीति का क्या है सूरत हाल। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं अम्बेडकर नामा। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने वाला हूं इस एपिसोड में, और हमारे साथ जुड़े हैं शमसुल इस्लाम साहब। लगातार अम्बेडकर नामा पर उनको सुन रहे हैं और लंबा सुन रहे हैं, ठीक ठाक सुन रहे हैं। तो ये बहुत ही रेलेवेंट इशू है और तरह तरह के नारे लगते हैं कि पूरा देश क्या समृद्ध हो रहा है, लोकशाही दुनिया का है, तमाम ये बातें होती हैं। लेकिन चूंकि शिक्षक हूं और शमसुल साहब भी इसी व्यवसाय से जुड़े रहे, तो आखिर आत्महत्याएं दलितों की क्यों होती और उसको लीपापोती कर दिया जाता है? कैसे देश में जातिवाद है और विश्वविद्यालयों में कैसे है? और मैं अपना एग्जाम्पल देकर भी कई बार भाषणों में कह चुका, लेकिन मैं न डरता हूं न पीछे हटता हूं। और भागना कोई सलूशन नहीं है, आत्महत्या कोई सलूशन नहीं है। अगर देश में जातिवाद है तो जातिवाद से लड़ने का टेक्निक भी आप अपने बच्चों को जरूर सिखलाइए, घर में इस पे बहस कीजिए, बातचीत कीजिए। चलते हैं फिलहाल शमसुल साहब से, समझते हैं कि कितने बच्चे छोड़ रहे हैं, कितना शिक्षा महंगा हो रहा है, आपके बच्चों का भविष्य कहाँ है, किधर। स्वागत है सर। जी बहुत धन्यवाद। अम्बेडकर नामा के साथियों को बहुत प्यार सलाम। डॉक्टर रतनलाल, आप कैसे हैं? लेकिन आपके साथ लगातार संपर्क रहता है, तो हमें अम्बेडकर नामा के दोस्तों के साथ भी, बहुजनों के साथ भी संपर्क रहता है। आपने एक बहुत 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 बर्निंग, बहुत ज्वलंत इशू को उठाया है, लेकिन उस पर देश में किसी को चिंता नहीं है। चिंता है तो बस हिंदू मुसलमान, और अगर बहुत ज्यादा होगा तो अमृतपाल सिंह, क्योंकि देश की और कोई समस्या है नहीं। अमृतपाल को आप पैदा करते हैं, फिर उसको ढूंढते हैं, लेकिन बहुत सारे हिंदुत्ववादी गुंडों को आपने पैदा किया, किलिंग स्क्वाड्स को पैदा किया, उनकी आपको इतनी फिक्र नहीं रहती है। तो खैर, ये तो सच है कि हमारे देश के अंदर इस वक्त दलित बहुजन SC ST जो स्टूडेंट्स हैं, उनकी आत्महत्याओं की बाढ़ आई हुई है। और वो बाढ़ क्यों आ रही है उसका मैं सरकारी आंकड़ा अभी जो परसों राज्यसभा में आया उसको आपको आपके सामने साझा करूंगा कि ये क्या हो रहा है। और आप ये जानते हैं कि बॉम्बे IIT में एक बच्चे ने, सॉरी, हमारे एक बच्चे ने जो सुसाइड किया है बॉम्बे के अंदर, उसको पुलिस वालों ने
उसको सुसाइड बताने की कोशिश की है, जबकि वो जातिगत उत्पीड़न की वजह से वो हत्या थी। और उन्होंने उसका, यानी आप इन इन पागलों पर के बारे में क्या कहेंगे कि उन्होंने 3-4 दिन की पूरी खंगाल मारा, पूरा कमरा बाहर कर दिया, उनको वो चिट्ठी नहीं मिली। लेकिन जैसे ही सिट बनाई गई, सिट का मतलब है कि वो लीपापोती के लिए और बड़े अफसर चाहिए, तो उन्होंने वो कुर्सी के नीचे से निकाल दिया उसके बच्चे का ना, जो हत्या को उन्होंने आत्महत्या बना दिया। खैर, ये क्यों हो रहा है, इसको तो मोदी साहब की सरकार, क्योंकि अभी वो छुपा नहीं सकती है, अभी किसी भी रूप में संसद काम कर रही है। परसों राज्यसभा के अंदर मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एजुकेशन, जो छोटा मंत्री होता है एजुकेशन का, उनका नाम है सुभाष सरकार। उन्होंने जिन्हें आंकड़े दिए हैं पिछले 5 साल में, कितने SC ST और OBCओं ने 45 जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, जो केंद्र की यूनिवर्सिटीज हैं, उसमें कितने बच्चे बच्चियों ने एजुकेशन छोड़ी है। रतन लाल जी, 11,000 बच्चों ने, 11,000 बच्चे बच्चियों ने 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज 2018 से 2023 के बीच में छोड़ी है। ये नहीं छोड़ गए होते तो इनमें से कितनों को मार दिया जाता है या कितनों को आत्महत्या करनी पड़ती है। और आप बिल्कुल सही कह रहे थे कि आत्महत्या कोई सलूशन नहीं है, पर रोहित वेमुला का भी हमने देखा कि वो सलूशन नहीं है, लेकिन आप मजबूर कर दिए जाते हैं। और मजबूर इसलिए हो जाते हैं कि हम अपने जो हमारा जो बहुजन की जो आइडियोलॉजी है, अंबेडकर की जो आइडियोलॉजी है, हमारे बाबाओं की जो आइडियोलॉजी है, वो हमारे अपने जो दार्शनिक है उनकी जो आइडियोलॉजी है, हमारी उस पर पकड़ नहीं होती। ये आइडियोलॉजी जो है, जो आपको खराब से खराब स्थिति के अंदर, ये अंबेडकर की विचारधारा है जो आपको खराब से खराब हालात के अंदर भी जिंदा रखती है। ये हमको कभी नहीं भूलना चाहिए। भगत सिंह की भी जान बहुत प्यारी थी, लेकिन भगत सिंह की जो प्रगतिशील इनकलाबी आइडियोलॉजी के प्रति पकड़ थी, तो उन्होंने उनको कहा कि नहीं, आ जाओ, कुछ भी होगा, हम जो है फांसी पर चढ़ जाएंगे, लेकिन हथियार नहीं डालेंगे, आत्महत्या नहीं करेंगे। तो 11,000 स्टूडेंट्स ने OBC SC ST के 2018 से 2023 के बीच में नौकरी, वो अपनी शिक्षा छोड़ी है। उसके बाद IIT के अंदर 2018 से 2023 के बीच में 4,000 बच्चे बच्चियां छोड़ गए हैं। एक तो IIT में पहुंचना, उसका एडमिशन में दाखिला लेना, एडमिशन लेना कितना मुश्किल काम होता है, उसके बावजूद 4,000 छोड़ गए हैं। और IIM जो पूंजीपतियों को, जो उनको अवसर देता है, उनका मुनाफा चलाने की जो सूरी मशीन खड़ी करते हैं, वो 366 SC ST OBC के बच्चे बच्चियों ने उसको छोड़ा है। तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि ये क्या, कहां संकट पहुंचा हुआ है। और डॉक्टर रतनलाल, मुझे इसमें बिल्कुल भी इसमें मुझे ताज्जुब नहीं होता है। वो इसलिए ताज्जुब नहीं होता है कि एक ऐसा देश जहां पर मनु को आप पूजनीय मानते हो, उसको आप ये कहते हैं कि वेदों के बाद वो सबसे बड़ा स्क्रिप्चर है हमारा, एक ऐसा देश जिसके अंदर द्रोणाचार्य जैसा क्रिमिनल, द्रोणाचार्य जैसे रेसिस्ट एक टीचर को आप आदर्श मानते हो, एक ऐसा देश जिसके अंदर आप चाणक्य को आप महान मानते हो, और चाणक्य नीति, RSS BJP कांग्रेस के कितने लीडर अपने आप को चाणक्य कहते हो, तो उस देश में ये होना ही है। उस देश में हम लोगों को छोड़ना ही पड़ेगा। लेकिन छोड़ने से काम नहीं चलेगा, हमको लड़ना पड़ेगा। अगर हम लड़ेंगे नहीं तो इससे भी खराब हालत होगी। और आप जानते हैं कि ये IIM 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज या IIT का बात नहीं है, हमारी बच्चियों के साथ, हमारी बहुजन महिलाओं के साथ सारे देश में जो कुछ हो रहा है वो आपको हमारी समझ में आता है। और मोदी जो हिंदू हृदय सम्राट हैं, जिनके रहते हुए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, उनका जो नारा अभी आप ले रहे थे कि सबका साथ सबका विकास, है ना, सबका साथ सिर्फ अडानी का विकास,
सबका साथ चाहिए, उनको वोट सबका साथ चाहिए, सब जो है पिए, आनंद लें हिंदुत्व का, लेकिन फायदा सिर्फ अडानी का होगा, और उसके लिए वो अडानी की सेवा के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। वो राहुल गांधी के साथ जो कुछ हो रहा है उसको आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि एक जैसा मैं एक भाड़े का आदमी हूं, और मेरा जो मालिक है मेरा माई बाप हुजूर, मैं उसकी जरा सी भी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करूंगा। और देखिए, मैं अडानी को बताऊंगा कि मैं तुम्हारा कितना प्यारा पालतू हूं, कि देखिए जिसने भी तुम्हारे बारे में सवाल उठाया मैंने उसका क्या हाल कर दिया, मैंने उसकी मेंबर पार्लियामेंट खत्म करा दी, उसको फौरन कहा अपना ये बंगला खाली करो, ये सब हो रहा। और ये अडानी कौन है? अडानी के बारे में हमको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। और डॉक्टर रतनलाल, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, अगर आपके यहाँ इंडियन एक्सप्रेस आता है तो आज एक 2.5 किलो का आज आपके साथ एक पुलंदा भी आया होगा, जिसमें हिंदुस्तान के आज महत्तम 100 लोगों का उन्होंने परिचय दिया है। आपके यहाँ इंडियन एक्सप्रेस आता है? जिन साथियों के यहाँ आता है, खासतौर पर दिल्ली में, उनके पास ये 2.5-3 किलो का पुलंदा आया है। और इस पुलंदे के अंदर जो जो नाम है, तो उससे आपको ये देश कितना महान है उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। नंबर 1 मोदी जी हैं, वो तो होना ही है। नंबर 2-3 में ये यूपी का बाबा है, अपना योगी है। उसके बाद अमित शाह है, अमित शाह साहब है उसके अंदर, उसके साथ डोभाल साहब हैं, और उसके बाद कहीं पर जाकर सोनिया गांधी का भी नंबर आता है, लेकिन अडानी भी उसके अंदर है। और मैं जो इतिहास में जरा सा आपको लेकर चलना चाहता हूँ, डॉक्टर रतनलाल जी, मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ, आप इतिहास के विशेषज्ञ हैं। मैं अगर ये लिस्ट जो है 1992 की अगर आप देखेंगे इंडियन एक्सप्रेस की, या उस तरह के संगठन किसी ने निकाली होगी, तो उसमें हर्षद मेहता का भी नाम होगा। हर्षद मेहता, जिनको आप जानते हैं कि जिनकी वजह से 100 खरब रुपए इस गरीब लोगों के बीत गए थे। उस जमाने में भारत के जो पूंजीपतियों के निकाले हुए मैगजीन है, यहां तक कि टाइम मैगजीन ने भी इसको कवर पर फ्यूचर ऑफ इंडिया, ये इसका फोटो छापा था सन 1992 के अंदर। और ये इस बंदे का भी नाम सन 1992 के अंदर होता। और उसके बाद रामालिंगा राजू, आप जानते हैं कि 2015 के अंदर ही इसने कैसे धोखा दिया था 7,136 करोड़ रुपए का। तो इसका नाम भी 2015 की रिपोर्ट के अंदर जरूर होना चाहिए था। ये अडानी क्या है? एक दिक्कत क्या है जो हमको समझना चाहिए बहुत अच्छे तरीके से, कि जो लोग इस देश का सत्यानाश कर रहे हैं, मोदी जी उनका नाम नहीं लेते हैं। चीन, जिसने हजारों एकड़ जमीन पर हमारे कब्जा किया हुआ है, मोदी जी चीन का नाम नहीं लेते हैं। मोदी जी के रहते हुए चीन के साथ हमारा धंधा जो है लगभग 100 से 110% बढ़ जा रहा है, और हमारा इंपोर्ट चीन को कम हो रहा है। वो चीन के बारे में बिल्कुल नहीं बोलते हैं। अडानी के बारे में उनकी जो जमात है, उनको जो प्यार करते हैं, जो हिंदुत्व से जुड़े हुए, या जैसे रवीश बोलते हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जो लोग हैं, जो लफंगे हैं, वो अडानी के बारे में उसको डिफेंड करते हैं, लेकिन मोदी जी बिल्कुल खामोश रहते हैं। मोदी जी कुछ नहीं बोलते हैं। ये अडानी साहब क्या हैं? अडानी साहब ने क्या किया है, जरा सा उसको हमको अच्छे तरीके से समझना चाहिए। और मैं प्यारे दोस्तों, आज अंबेडकर नामे का ये बड़ा दिल है कि मैं आपसे ये साझा कर रहा हूं। हमारा अपना एक पॉपुलर चैनल है अंबेडकर नामे का, लेकिन हम उसके बावजूद आपको ये चाहते हैं कि आप ध्रुव राठी का जो अडानी मोदी का जो एपिसोड है वो आपने जरूर देखना चाहिए। ये 2-2.5 हफ्ते पहले आया है जी, देखा मैंने। आपने देखा ना? लेकिन हमारे साथियों ने भी जरूर देखना चाहिए, क्योंकि वो बहुत एजुकेट करेगा आपको। देखिए, 4-5 सवाल जो हम पहले से भी उठाते रहे हैं, और उसको बहुत अच्छे तरीके से ध्रुव राठी जी ने रखा है। नंबर 1 बात यह है कि आप अडानी एक
एक ऐसा दुनिया का नंबर 2 रिच आदमी, भारत का नंबर 1 रिच आदमी, हालांकि पिछले दिनों उनके जो स्कैंडल पकड़े गए हैं उसकी वजह से वो काफी नीचे आए हैं। उनका एक ऐसा पूंजीपति घराना है, एक ऐसी कंपनी है जो कोई प्रोडक्शन नहीं करती है, जो कोई कंज्यूमर गुड्स पैदा नहीं करती है, लेकिन वो भारत की सबसे बड़ी कंपनी है, भारत का सबसे रिच आदमी है, दुनिया का दूसरे नंबर का रिच आदमी है वो। ये क्या करते हैं? ये दलाली करता है। ये सरकार इसकी गुलाम है, सरकार इसके सामने नतमस्तक रहती है, हाथ जोड़े रहती है। और वो किस तरह से होता है जरा सा इसको देखिए, और ये कितनी खोखली कंपनी है उसको देखिए। ध्रुव राठी जी एक रिसर्च के जरिए उन्होंने बताया कि जो इस देश में टाटा कंपनी है वो 9 लाख से ज्यादा नौकरियां उपलब्ध कराती है। विप्रो एक छोटी यानी दुनिया में एक बड़ी आईटी कंपनी है, वो 2,31,000 नौकरियां उपलब्ध कराती है। रिलायंस 2,36,000 नौकरियां उपलब्ध कराती है। इन्फोसिस 3 लाख नौकरी उपलब्ध कराती है। और ये कितना उपलब्ध कराता है? भारत का सबसे बड़ा पूंजीपति, भारत का सबसे बड़ा खरबपति, दुनिया का सेकंड नंबर का खरबपति सिर्फ 23,000 जॉब उपलब्ध कराता है। तो ये इसने कौन सा भैया कहां का गंगा जल पिया हुआ है इसने कि ये 23,000 नौकरी के अंदर ये दुनिया का नंबर 2 और भारत का सबसे बड़ा आदमी बन गया। ये बन गया क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी वो जब चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, और जब प्रधानमंत्री हैं तो वो इसके जहाज में सफर करते हैं, और इसके जहाज में इस तरह से बैठ के सफर करते हैं जैसे उनका अडानी के साथ याराना हो, और याराना है उनका, उनकी दोस्ती से भी आगे का रिश्ता है उनका। और उसके जो सबूत हैं वो देखिए कि जब ये चीफ मिनिस्टर थे मोदी जी गुजरात के, और आप ये जानते हैं 2013 में उन्होंने कहा था कि मैं हिंदू राष्ट्रवादी हूं और मैं आरएसएस का कैडर हूं, और मुझे गोलवालकर जी ने मेरा ग्रूम किया, मेरा परवरिश की, मेरे को नेता बनने की। टाटा को जमीन बेची गई 1100 रुपए स्क्वायर मीटर, रहेजा एक बिल्डर है उसको 470 रुपए स्क्वायर मीटर, मारुति को 620 रुपए स्क्वायर मीटर, अडानी को 1 रुपए से लेके 32 रुपए तक, यानी इसको जमीनें दी गई हजारों हेक्टर 1 रुपए गज स्क्वायर मीटर पर, और बहुत ज्यादा इससे पैसा लिया गया तो वो 32 रुपए स्क्वायर मीटर। और एक बहुत शर्मनाक बात, जो किसी भी एक देश को जो ये कहता हो कि हम दुनिया की गुरु बनेंगे, कि इस देश के एक नियम था कि आप किसी भी एक परिवार को या कंपनी को 2 हवाई अड्डे नहीं देंगे, लेकिन देश के 8 हवाई अड्डों में से 7 इसको दे दिए गए। और हुआ ये कि इसका जो कंपटीटर था, एक कंपटीटर था जो बंबई का एयरपोर्ट, जीवे की कंपनी जो हैदराबाद की कंपनी थी, बहुत अच्छे तरीके से चला रही थी, वो इस कंपटीशन में नहीं आया और उससे बंबई का हवाई अड्डा ले लिया जाए। अमित शाह जी के मंत्रालय ने उन पर रेड कराया, मोदी जी के ईडी ने उन पर रेड कराया, और उनसे ये लिखकर लिया, उनसे लिखवाया गया कि हम किसी हवाई एयरपोर्ट के उसमें हम हिस्सेदारी नहीं करेंगे, हम कंपटीशन में हिस्सा नहीं लेंगे, और 8 में से 7 दे देगा। ये इसके बावजूद कि मोदी का अपना जो फाइनेंस डिवीजन है, मोदी का अपना बनाया, अपनी मर्जी का बनाया हुआ जो नीति आयोग है, उसने कहा ऐसा करना सही नहीं होगा, ये देश की सिक्योरिटी के लिए, देश के हवाई अड्डों के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि अगर ये कंपनी फेल हो गई तो सारे हमारे हवाई अड्डे बंद हो जाएंगे। लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कहा कि हम इसको खत्म नहीं होने देंगे और इनका सारा नुकसान की भरपाई हम करेंगे। एसबीआई ने ये जिम्मेदारी ली। तो आप ये समझ लीजिए कि प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के तहत जो मोदी जी ने शुरू किया, उसमें से 8 से 7 हवाई अड्डे इनको दे दिए गए। और ये देश के लिए कितना खतरनाक काम हुआ है, उसके जल्दी हम उसका खमियाजा भुगतेंगे। उसके बाद बहुत बड़ा स्कैंडल है कोल का। ये मेरे प्यारे दोस्तों समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारे देश में कोल की कोई कमी नहीं है। हमारे देश में बंगाल से लेकर तमिलनाडु तक कोल ही कोल भरा पड़ा है।
कोल ही कोल है, पूरी तमाम जगह में भरा पड़ा है। और ये सवाल ध्रुव राठी बता रहे हैं कि ये मैं नहीं उठा रहा हूं, ये राहुल गांधी नहीं उठा रहा है, ये तृणमूल कांग्रेस की जो महिला है महुआ, वो नहीं उठा रही है, ये किसी ने उठाया, सुब्रमण्यम स्वामी ने उठाया है कि ये जो दिसंबर 2021 के अंदर अडानी ने ऑस्ट्रेलिया की कोयले की खदानों पर कब्जा कर लिया, यानी उसने ले लिया, और मोदी जी ने उसमें बड़ा रोल अदा किया उसको दिलाने के अंदर, उसको ये खदानें वहां की दिलाने के अंदर। हालांकि ऑस्ट्रेलिया में बहुत विरोध हुआ और हो रहा है। मई 2022 में, दिसंबर 2021 के अंदर उनको ऑस्ट्रेलिया की खदानें मिलती हैं। मई 2022 के अंदर मोदी की सरकार ये फैसला करती है कि जो विदेशी कोल पर 2.5% पर टन पर 2.5% की जो ड्यूटी है वो 0% कर दी गई, 0% कर दी गई डॉक्टर रतन लाल जी। किसके लिए? ये मुंह दिखाई थी अडानी को, ये मुंह दिखाई थी अडानी की कि आपने वहां के कोल आपको लिया है तो लीजिए हम आपकी और मदद करते हैं, तो ये 2.5% से 0% कर दिया गया। जून 2022 में अचानक भारत सरकार कोल इंडिया को कहती है, जो अपने आप को एक इंडिपेंडेंट और बहुत पैसा कमाने वाला, लाखों नौकरियां देने वाला संस्थान है, और उसके अंदर यह कहा जाता है कि आपको 12 मिलियन टन कोल इंपोर्ट करने की तैयारी करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए, इस बात की कोई वो नहीं है। और कोल इंडिया जो अपने आप देश का सबसे बड़ा कोल निकालने वाला और बेचने वाला है, उसको कहा जा रहा है। और कोल इंडिया एक टेंडर जारी कर देता है जल्द ही, और अडानी साहब को 83,000 करोड़ का 8,300 करोड़ रुपए का ऑस्ट्रेलिया से कोयला लाने का टेंडर भी पास हो जाता है। आनंद फानंद 24 घंटे काम करते। मोदी जी कभी सोते नहीं है, हवाई जहाज में भी सफर करते हैं तो 15-20 फाइलें लेके वो बैठे रहते हैं। मोदी कभी सोते नहीं है। तो मोदी नहीं सोते हैं तो देखिए अडानी के लिए तो बिल्कुल ही नहीं सोते हैं, वो उनके अफसर लोग बिल्कुल नहीं सोते हैं। मई 2022 में एक और शर्मनाक फैसला होता है कि जो पावर प्लांट हैं, जो कोयला बेस्ड पावर प्लांट हैं, वो 30% इंपोर्टेड कोल को ब्लेंड करेंगे, यानी भारत का जो कोल है उसमें से 30% ब्लेंड करेंगे, मिलाएंगे। इस पर हंगामा हो जाता है। कांग्रेस का एक एमपी कहता है ये तो बहुत शर्मनाक है, और अपने देश के कोयले के साथ, देश का जो कोयला है उसके साथ बहुत मजाक है। और उसके बाद एक और वजह जो थी, जो बहुत इंपॉर्टेंट हमको समझनी चाहिए प्यारे दोस्तों, कि जो ये कोल इंडिया का कोयला है उसका दाम है 1700 से 2000 पर टन, और अडानी साहब जो ये बाहर से इंपोर्टेड कोल लाना था उसका 17,000 रुपए से 20,000 रुपए पर टन दाम था, यानी लगभग 100 गुना। मेरा मैथ थोड़ा कमजोर है, आप सही कर सकते हैं। 1700 से 2000 भारत का कोयला है, उनको कहा जा रहा है कि 30% तुम ब्लेंड करोगे, 17,000 रुपए से 20,000 रुपए टन का कोयला। तो यहां हमारे यहाँ बिजली का दाम कहां पर पहुंचेगा? इस पर जब बहुत हंगामा हुआ तो मोदी की सरकार, क्योंकि हम जो एक फैसला कर लेते हैं कभी वापिस नहीं लेते हैं, 30% से घटा के बहुत हंगामा हुआ, तो उसके बाद उन्होंने इसको 6% कर दिया। लेकिन सारे हमारे जो कोयला घर हैं, जो हमारे बिजली बनाने वाले कोयला पर निर्भर करने वाले हैं, उनको 6% अडानी का कोयला 17,000 से 20,000 रुपए के अंदर उनको लेना पड़ता है। तो ये जो है, इस चीज को हमको बहुत साफ तरीके से समझ लेना चाहिए। उसके अलावा इन्होंने जो धोखा किया है अडानी ने, उसके इतने सारे केसेस हैं कि कर्नाटका सरकार ने इस कंपनी के ऊपर मुकदमे किए हुए, जिनका कोई फैसला होने की कभी भी उम्मीद नहीं है। अडानी ने कर्नाटका से ये कह के कि बिना लाइसेंस के 770 लाख टन कच्चा लोहा इलीगली बाहर एक्सपोर्ट कर दिया। कहां से खरीदा उसका कोई सबूत नहीं है। ये भारत में इंडोनेशिया से कोयला ला, इंडोनेशिया की खदानों पर भी इनका कब्जा है अडानी का। उसका कितना दाम बढ़ाकर यहां इन्होंने पैसा वसूला, उसका कोई हिसाब किताब नहीं। उसके बाद अडानी ने मशीनरी के नाम पर, कि हमको मशीनें लानी है,
टेक्नोलॉजी का विकसित कर रहे हैं। क्या टेक्नोलॉजी इन्होंने विकसित की, क्या ये बनाते हैं? किसी ने नहीं पूछा मोदी सरकार के अंदर, किसी ने नहीं पूछा भाई तुम बना क्या नहीं रहे हो, किसके लिए मशीनरी ला रहे हो, किसके लिए तुम टूल्स ला रहे हो। उसके अंदर इन्होंने जो घपला किया, और उस घपले का नतीजा यह होगा, जो पैसा बनाया वो मॉरिशस ट्रांसफर किया, और अपना एक भाई इनका गोविंद अडानी शायद नाम है इनका तो अपना नाम है विनोद अडानी जी। तो विनोद अडानी जी को वहां पर हजारों करोड़ रुपया वहां पर है, और उन्होंने पहले कहा कि हमारा इसका कोई संबंध नहीं है, लेकिन बाद में कहा कि नहीं हमारा एक संबंध है, क्योंकि इनके मॉरिशस की जो नकली कंपनियां हैं, जिनको शेल कंपनीज कहते हैं, उनके सारे दफ्तर, ये अडानी का जो दफ्तर है बॉम्बे के अंदर, वहीं से सारे दफ्तर जुड़े हुए हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये देश, इस देश को तबाह करने के लिए, इस देश की आत्मनिर्भरता, इस देश की आर्थिक आत्मनिर्भरता, अपने पैरों पर खड़ा होना, इस देश की कृषि, इस देश का खाद की सिक्योरिटी को खत्म करने के लिए किसी को बाहर से आने की जरूरत नहीं है। इस देश की बौद्धिक संपदा को मोदी साहब का राज खत्म कर देगा। और मोदी साहब शिक्षा को कितना पसंद करते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। जरा सा आपको चाहता हूं आप रेफ्रेश कर लें अपनी याद को, कि मोदी साहब मई 2014 के अंदर शपथ लेते हैं, और पहला जो एचआरडी मिनिस्टर, उस वक्त एजुकेशन मिनिस्टर को एचआरडी मिनिस्टर कहते थे, ये एक ऐसी महिला को लगाते हैं जिसकी 12वीं की डिग्री भी उपलब्ध नहीं है, जिसकी 12वीं की डिग्री है, वो कहती है बीए फर्स्ट ईयर की डिग्री। वो नेशनल सिक्योरिटी का इशू है, वो हमारे बच्चों को भी देखना नसीब होगी नहीं नसीब होगी, उसको कोई जानता नहीं है। ये और बात है कि मोदी जी ने खुद ने एंटायर पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट किया है, एंटायर पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट किया हुआ है, पर हम मोदी जी की डिग्री अभी मुद्दा नहीं है। आप उस समय तो यूनिवर्सिटी में थे ना? जी। तो मुलाकात कहीं होगी चाय की दुकान पे? हाँ, रोज मिलते थे, हम तो चाय पीते थे, और ये वहां चाय की दुकान पर बैठकर फिर हमको बताते थे कि देखिए हमारे यहाँ चाय के अंदर ये डालते थे। फिर वो चाय वालों को बताते थे कि तुम नाले के अंदर क्यों नहीं एक सुराख कर लेते हो, उसमें तुमको ये चूल्हा जलाने की जरूरत ही नहीं है, तुमको सिगड़ी जलाने की जरूरत है, तुम उसी से चला सकते हो। फिलहाल तो वो यूनिवर्सिटीज को तबाह करने और आग लगाने के अंदर लगे हैं। तो समझ लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों कि इन्होंने ये बौद्धिक संपदा जो इस देश की है, उस बौद्धिक संपदा को खत्म करने के लिए पूरा इंतजाम ये करते हैं। 11वीं क्लास की डिग्री नहीं, 12वीं क्लास की डिग्री नहीं, वो कहते हैं कि बीए फर्स्ट ईयर किया उस मंत्री के पास, कितना ये सम्मान देते हैं। और उसके बाद यूनिवर्सिटीज में जो वाइस चांसलर जिस तरह से लगाए गए पैसे दे देकर, जिन्होंने यूनिवर्सिटीज के अंदर टैंक खड़े करने हैं, जिन्होंने यूनिवर्सिटीज के अंदर विवेकानंद की मूर्ति लगानी है, बस तो यूनिवर्सिटी आजाद हो गई। तो ये इनका आप अंदाजा, इनका आप समझ सकते हैं, ये गुरु द्रोणाचार्य को पूजने वाले लोग हैं ये। जी, ये जो है, ये हर ब्राह्मणवादी, हर समाज विरोधी, इंसान विरोधी चीजों को पूजने वाले लोग हैं। और ये वैसे अपने आप को ओबीसी कहते हैं, लेकिन आप जन्म से नहीं होते हैं, आप विचार से आप किसी और की भी सेवा कर सकते हैं। आप अडानी के शेयर होल्डर हैं नहीं, पर मुझे पता नहीं, क्योंकि अडानी का शेयर होल्डर तो सारी दुनिया में शेयर है, तो कोई भी शेयर होल्डर हो सकता है, मुसलमान आतंकवादी भी शेयर होल्डर हो सकते हैं, मोदी होंगे या नहीं, लेकिन मोदी जो है दिल से अडानी के आदमी है। और विधानसभा में अरविंद केजरीवाल ने गंभीर आरोप लगाए हैं कि जो अडानी का पैसा है वो मोदी जी का ही पैसा है, और 10-15% कमीशन खाली उनको मिलता है अडानी को। आप सही कह रहे हैं। केजरीवाल जो है, मुझे केजरीवाल बहुत अब सही रास्ते पर आकर सही बात कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक बात और बताता हूं, आप एक चीज को समझिए, ये आरएसएस का पैसा है, मोदी का भी अपना पैसा नहीं है, इसको समझ लीजिए। ये आरएसएस हिंदू राष्ट्र देखिए, हिंदू राष्ट्र बनाने का भारत में प्रोजेक्ट अभी क्यों चल रहा है मेरे प्यारे दोस्तों। हमारा देश आजाद हुआ था, पाकिस्तान बना था धर्म के नाम पर। वो इस्लाम का प्रोजेक्ट वहां फेल हो गया, क्योंकि वहां कोई अडानी अंबानी हिंदुत्व इस्लामिज्म के प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने का नहीं था। यहां पर है, ये
केजरीवाल बिल्कुल सही कह रहा है, लेकिन केजरीवाल सिर्फ इस बात को समझ ले कि मोदी तो कहता है मैंने अपनी सारी जिंदगी आरएसएस के लिए लगाई है, मैं गोलवलकर ने मुझे बनाया, तो ये आरएसएस का पैसा है, इसको इसको इसकी खोज करनी पड़ेगी। सर चलिए हम शिक्षा पे आते हैं, तो वो आपका जी मानना है, लेकिन अभी देखते हैं क्या क्या हो रहा है देश में। ये नहीं, आपकी राय है, लेकिन मुझे आप एक बात बताइए, नहीं संजीदगी से बात जानना चाहता हूं मैं, मोदी का पैसा क्या करेंगे? ये तो मोदी तो ये आरएसएस के लिए कर रहे हैं सब कुछ। सर ये बताइए, एक आखिरी सवाल लेता हूँ, विश्वविद्यालयों में, आईआईटी, आईआईएम्स में इतने दमन हो रहे हैं, एससी एसटी ओबीसी तो सब लोग जानते हैं कि जातिवाद इस देश में है, तो उससे फाइट करने के लिए, उसे संघर्ष करने के लिए जिस तरह की आइडियोलॉजिकल ट्रेनिंग हो, क्या वो घर में प्रोवाइड लोग नहीं करते हैं? डरपोक बनाते हैं बच्चों? बिल्कुल बनाते हैं, डरपोक बनाते हैं। और वो डरपोक किस तरह से बनाते हैं? जो विस्परिंग एलिमेंट जो फिल्म है वो एक ट्राइबल के जीवन पर आप जानते हैं शुरू के जो उसमें फ्रेम है, उसमें सारी हिंदू देवी देवता वो ट्राइबल के यहाँ दिखाए हैं। और मोदी जी कल उनकी पूरी टीम को मिले हैं। ट्राइबल जीवन है, लेकिन उसके अंदर जो है मतलब मैंने इस तरह का कहीं नहीं देखा कि इतने 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 भी अंदर जाकर इतने ट्राइबल उसके अंदर। हालांकि जब वो ट्राइबल जो दोनों शादी करते हैं तो अपने अपने भगवान के पास जाते हैं, वहां एक वो पत्थर रखे हैं, वहां पर वो शादी करते हैं, जो शादी की शपथ लेते हैं। लेकिन आप देखिए हिंदुत्ववादी किस, और उसका क्रिश्चियन डायरेक्टर है उस फिल्म का। लेकिन हम जो है हमको गुलामी तौर पर जो सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि इंपॉर्टेंट है भारत की सरकार हेट बात को रोकने के लिए, मैं सोचता हूं दिमागी तौर पर हमको इंपॉर्टेंट बना दिया गया है। हमारे पाकिस्तान में जो एक दलित कविता है वहां के मुल्लाओं चौधरियों के खिलाफ, इस्लामिस्ट के खिलाफ, वो कहते हैं तुमने हमारे लेख आसमानों में छुपा दिए हैं। तो हमारे भी सारे लेख आसमानों में छुपा दिए हैं। हम जो है जातिवाद क्या है? ये 3-4% लोग सारे देश की संपत्ति पर कब्जा है। हम इसको जानते नहीं, हमको लड़ना नहीं सिखाया जा रहा, हमारी विरासत से हमको काट दिया जा रहा है। हमारे घर के अंदर बिल्कुल हम अपने बच्चों के साथ दादागिरी कर रहे हैं, उनको क्रांतिकारी विचारों में जाने नहीं देना। बाबा साहब का फोटो लगाएंगे लेकिन बाबा साहब के विचार से कोई संबंध नहीं है। कैरियरिस्ट हो गए क्या? सिर्फ किसी तरह नौकरी मिल जाए। हाँ बस, और देखिए ना, बाबा साहब की एक चीज हमको याद है, उनका सूट पहनना। है? बाबा साहब की विचारधारा क्रांतिकारी थी। हमने उनके ड्रेस को और उनको लेकर बस वो पूजा, हमने ब्राह्मणवाद को ट्रू कॉपी कर दिया है। ब्राह्मणवाद को ट्रू कॉपी कर दिया, विचारों को बाहर कर दिया, तस्वीरों को पूजने लगे। सोल्यूशन क्या है सर? आप तो नेता सोल्यूशन ये है कि अंबेडकर नामा जैसे संगठनों को, संस्थाओं को विचारों को लेकर फैलना पड़ेगा। विचार, और ये बात मैं 67-68 के अंदर समझ गया था। रतनलाल जी बहुत थोड़ी कोशिश की है, छोटे छोटे से पैम्फलेट रिजर्वेशन के पक्ष में बाबा साहब के विचारों को लेकर, अपने जो मियाँ बीवी हमारे बाबा थे, हमारे महाराष्ट्र के, उनके विचारों को लेकर गुलामगिरी के छोटे छोटे से वो निकालकर मैंने आपको शेयर किए हैं वो सारी किताबें जो निशांत की तरफ से छापी जाती थी, उस काम को लेकर निकले। और बात यह है कि अगर हम समझेंगे नहीं और सही बदलाव नहीं लाएंगे तो ये देश खत्म हो जाएगा, ये देश तबाह हो जाएगा। और मैं अपनी बात खत्म करूंगा, शायद मैंने पहले भी कहा होगा, मार्क्स की एक बात से करके, मार्क्स से आप नफरत करते हो नहीं करते हो उसको छोड़ दीजिए, लेकिन मार्क्स की इस बात को समझिए कि जो ये ब्राह्मणवादी होते हैं, उन्होंने ब्राह्मणवादी शब्द नहीं किया, उन्होंने शासक वर्ग जो होते हैं, ये लुटेरे वर्ग जो होते हैं, ये सारी चीज के अंदर कूड़ा और गंद पैदा करते हैं जिससे बीमारियां फैलती हैं। लेकिन हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उस कूड़े से खाद बनाएं, हम उस कूड़े से खाद बनाकर हम नई फसल, अच्छी फसल, फूल, पौधे, खाने का सामान पैदा करें। अगर हम उसको नहीं करेंगे और हम उस कूड़े को सड़ने देंगे तो सब कुछ तबाही मचेगी, जिसमें हम तो मरेंगे ही, वो भी नहीं बचेंगे। तो बाबा साहब ने जो सपना दिखाया,
हमारे दूसरे गुरुओं ने जो सपना दिखाया, सचमुच में गुरु यानी अंधकार दूर करने वाले, ये मनुस्मृति वाले गुरु नहीं, ये दूसरे बाबा, वो गुरु नहीं जो जेलों में बच्चियों के साथ बलात्कार करने के लिए जो बच्चियां उनके आश्रम में आई थी, वैसे गुरु नहीं, हमारे क्रांतिकारी गुरु, उनकी बात को लेकर हमने आगे बढ़ना है। शुक्रिया सर। और दोस्तों, शमसुल इस्लाम साहब थे, बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। पूरा वीडियो देखिए, सुनिए और सब्सक्राइब करते रहिए। जल्दी मिलता हूं आपसे अगले एपिसोड। फिर दो लाइनें गा रहा हूं, पहले सुनिए, दोबारा सुन लीजिए। सहते सहते मरने से, सहते सहते मरने से अच्छी है लड़ाई, ओ भाई हाथ उठा, ओ बहना हाथ उठा, ओ भाई हाथ उठा, ओ बहना हाथ उठा। तेरा भी होना सबको, तेरा भी होना सबको, देवे रे दिखाई, ओ भाई हाथ उठा, ओ बहना हाथ उठा। सहते सहते मरने से, सहते सहते मरने से अच्छी है लड़ाई, ओ भाई हाथ उठा, ओ बहना हाथ उठा, ओ भाई हाथ उठा, ओ बहना हाथ उठा। हाथ उठाओगे ना, आवाज उठाओगे ना, कलम उठाओगे ना। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया सर, थैंक यू जी।